नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहां अपनी दूसरी क्लास लेके आए हैं एनडीए फर्स्ट 2025 के आयोटा 2.0 के लिए। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोन एज को समझा था कि पैलेओलिथिक क्या होता है, मीसोलिथिक क्या होता है और नियोलिथिक क्या होता है। आज हमारी सेकंड क्लास में हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और कैसे ये अस्तित्व में आई। अब सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कैसे आई, इसके लिए हम लोग को थोड़ा स्टोन एज वाले समय में जाना होगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नियोलिथिक, नवपसार काल का समय। नवपसार काल के बाद एक समय आता है उत्तर पसार काल, लेटर स्टोन एज। उसमें क्या होता था कि हड़प्पा काल के पहले के समय में धीरे धीरे तांबा मिला लोगों को, मानव को। तांबा मिलने के बाद जो घटनाएं हुई, उसी ने इसको हड़प्पा सभ्यता को शुरू किया। जैसे कि देखते हैं हम लोग कि इसको ऐसा समझिए आप कि पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें हम लोग इसको समझ लेते हैं, जिससे कि आसानी रहेगी समझने में। क्या हुआ कि जब हड़प्पा सभ्यता हमारी स्टार्ट हुई, उसके पहले क्या हुआ कि एक समय आया हमारा उत्तर पाषाण काल। कौन सा आया? उत्तर पाषाण काल, लेटर स्टोन पीरियड। इसमें क्या हुआ कि इसमें तांबा प्राप्त हुआ, मानव को तांबा प्राप्त हुआ, या तांबे की खोज हुई है ना, तो तांबा प्राप्त हुआ। इस पीरियड में इनको तांबा प्राप्त हो गया। अब इसी हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम लोग ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, कॉपर एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसी कारण से कहते हैं क्योंकि तांबा प्राप्त हुआ। हम लोग हड़प्पा सभ्यता को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांस्य युगीन सभ्यता। अब इस सभ्यता में तांबे और कांसे का क्या रोल है? हम लोग जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हम लोग कॉपर के साथ जिंक को मिलाते हैं तो हम लोग को बनता है ब्रॉन्ज, मतलब कांसा बनता है। यही फॉर्मूला है इसका। ये हम लोग, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है जो इनको तांबा और कांस के रूप में बांटती है। ठीक, तो हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं अपनी। इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसके जो पहले के स्थल थे वो हड़प्पा नामक एक जगह में मिले थे। इससे पहले इसके सब मिले थे सिंधु घाटी की जगह में। तो जब ज़्यादा खोज हुई तो हड़प्पा में सबसे ज़्यादा स्थल मिले, इसके जगह मिले, तो उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। इसी को कॉपर एज सिविलाइजेशन कहते हैं, समझ चुके हैं हम लोग। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी समझ चुके हैं। अब इसको वर्तमान में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक, इसके 3 चरण हम लोग जानते हैं कि हैं। अभी कौन कौन से 3 चरण हैं? जो हम लोग का फर्स्ट पीरियड है इसका हड़प्पा का, जो हड़प्पा का टाइम पीरियड है वो है 5000 से लेकर 1300 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, बीसी तक है। कहाँ से है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5000 BCE से लेकर 1300 BCE तक। ठीक, BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। ठीक, ईस्वी जैसे BC बिफोर क्राइस्ट होता है, तो अब वर्तमान में हम लोग BCE पढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक, तो इस काल के जो इसके पहले का समय है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ये 3300 लिखा है। ठीक, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसके जो पहले का समय है वही ये समय है आपका कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड है, मिक्स है ना, लेटर स्टोन एज का टाइम है। तो जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है वो चली 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक, ज़्यादा चली नहीं। इसे एक कभी कभी नाम आता है हाकरा चरण। हाकरा फेस एक है इसका, ये घग्गर और हाकरा नदी घाटी है, उसके नाम से हाकरा चरण पड़ा। कभी प्रश्न अगर आ जाए कि हाकरा चरण का संबंध किससे है, तो आप हड़प्पा सभ्यता से ही इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विकसित हुई थोड़ी हड़प्पा सभ्यता, मानव बेहतर हुआ थोड़ा, क्योंकि इस सभ्यता में क्या था कि स्टोन एज के थोड़े थोड़े लक्षण थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये विकसित है। सबसे
कहते हैं कि नगरीय सभ्यता बनी हड़प्पा सभ्यता पहली मानव की, वो यही है। 2600 से लेकर 1900 कोट दीजिए, एक जगह है वहाँ पे पाकिस्तान में, वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में ही है, हम लोग को मिले हैं जो स्तर। लोथल एक जगह है जो गुजरात में है, लोथल है, रंगपुर है, गुजरात में जगह हैं हड़प्पन के। जो हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल मिले हैं वो गुजरात में ही मिले हैं, ठीक है। तो यह समझ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल जो है लगभग लगभग 325 मान लीजिए, लगभग, है ना, अप्रॉक्स है ये, ठीक है, अप्रॉक्स। जो स्थल ये हैं आपके अप्रॉक्स 325 मान लीजिए, 300 350 जो भी हैं। भारत में सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल जो हैं ये मिले हैं आपको गुजरात में, भारत में, गुजरात में, गुजरात में प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आ गया लेटर हड़प्पन पीरियड। अब ये लेटर क्या है, इसमें पतनशील हो गई, ख़त्म हो रही थी, प्रकृति में परिवर्तन हो रहे थे। जहाँ जहाँ पहले बाढ़ होती थी वहाँ वहाँ सूखा पड़ने लगा। अब पानी भी चाहिए चाहिए, जीवन की एक मूल इकाई में अगर देखा जाए संसाधनों में तो पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पानी के बिना कोई काम नहीं होता। इस तरह ये लोथल और रंगपुर जैसी जगह थी, ये उजाड़ होने लगी बस्तियाँ, और भी जगह थी तो उजाड़ होने लगी। तो ये है, ये पतन काल है। आगे बढ़ते हम लोग। अब इसकी खोज कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या हुआ कि 1826 में एक चार्ल्स मैसन व्यक्ति था, अंग्रेजी अंग्रेज सेना का एक सिपाही था समझ लीजिए। वो भाग गया वहाँ से, और उसने अपना एक नाम, उसका नाम और कुछ था, उसने अपना एक उसका जो नाम है ये नकली नाम है चार्ल्स मैसन। उसने बताया मैं चार्ल्स मैसन हूँ। उसको वहाँ पे एक पहली बार एक चीज़ मिली, पत्थर मिला, पुराने सभ्यता ऐसे ही मिली उसको, एक पत्थर मिला। तो उसने कहा ठीक है, अच्छी चीज़ है। फिर 1856 का समय था। इसके बाद एक समय आता है 1856 का, 1856 का। इस समय जो कराची लाहौर की तरफ रेल लाइन बिछ रही थी, उस समय इनको कनिंघम जी को ही, अलेक्जेंडर कनिंघम को जगह मिली कि जो वहाँ के पत्थर थे ना रेल में बिछाने के लिए, ईंट के पत्थर उठा के ला रहे थे। तो इन्होंने देखा यार कोई पुरानी चीज़ है, तो वही पुरानी चीज़ थी ये। इसके बाद इन्होंने क्या क्या कि 1861 में इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही, सॉरी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब कि ASI की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। फिर 1902 में जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बना के भेजा गया, इसका ASI का ही। उसमें करजन जी थे भारत के वायसराय, और इन्होंने भेजा 1902 में। 1921 में फिर जॉन मार्शल ने कहा कि दयाराम साहनी से कहा कि आप जाइए इसका खोज कीजिए, देखिए क्या क्या मिलता है। तो उन्होंने ही, दयाराम साहनी ने ही इसका उत्खनन किया। तो कभी कभी पूछा जाता है तो ये रखिएगा। और ये लिखा ही हुआ है इसमें कि प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। कांसा कैसे मिला? कॉपर और जिंक को मिला के कांसा बना दिया, ठीक। तो कांसा कैसे बना? कॉपर प्लस जिंक इक्वल टू ब्रॉन्ज। अब देखते हैं इसकी नगरीय योजनाएं क्या थी। भाई नगर योजना भी तो कोई चीज़ होती ना, कि हड़प्पा वालों ने कैसे नगर का विस्तार किया। हड़प्पा वाले बड़े बुद्धिमान व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। इन्होंने जब नगर बनाया तो पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सड़कें और नालियाँ बनाई, और उसके बाद अपने भवनों का निर्माण किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सड़कें और नालियाँ बनाई हैं हड़प्पा वालों ने, और उसके बाद अपने घरों का निर्माण किया। इसीलिए इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी सिस्टम प्रणाली है, वो बढ़िया थी। और इन्होंने अपने जो नगर का निर्माण किया था वो समकोण में था, इसमें लिखा होगा मैंने। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो, इसे मुआनजोदड़ो भी कहते हैं, ठीक है, मतलब कि मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक। ये सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। अब उच्च वर्ग के लोग का मतलब है, हाँ, दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे।
एक ऊपर टीले पे बना होता था मकान और एक नीचे टीले पे मकान बना होता था, जिसमें ऊपर अमीर लोग थे जो रिच पीपल थे और नीचे जनरल व्यक्ति रहते थे। ठीक। हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी हड़प्पन, इसमें ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब क्या हो गया कि ऐसे काटती थी। ये शतरंज के आकार की तरह से आप समझ लीजिए इसको, ऐसे सड़कें इस तरह इसको काटती थी शतरंज के आकार में। ठीक। तो ग्रिड प्रणाली यही है इनकी, ये। ठीक। ऐसे सभ्यता बनी थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। इन्होंने, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मेहरगढ़ एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे अन्नागार मिला था बहुत बड़ा, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो वैसे ही इसमें भी अन्नागार थे। भाई कृषि तो करने लगे थे ये लोग, जान ही गए थे कैसे। तो भाई अपने लिए संसाधनों को इकट्ठा करना भी जरूरी है ना, जैसे आज भी घरों में लोग अपने सामान को ला के इकट्ठा करते हैं, मौज से जाते हैं हम लोग लेते हैं, तो वही चीज़ है। जली हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता में, जली हुई ईंटों का, याद रखेगा। जबकि मिस्र में जो भवन निर्माण हुए हैं वहाँ शुष्क ईंटों का हुआ है। शुष्क ईंटें कौन सी, जली ईंटें कौन सी हैं, जली ईंटें आग का प्रयोग किया गया, और शुष्क ईंटें जो हैं जो सूरज की वजह से गीली होकर सूखी हुई हैं। ठीक। तो इनका प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। इनका ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है काफ़ी बेहतरीन था। कहीं बाढ़ आई, पानी भरा, एकदम से निकाल दिया। तो ये इनकी एक विशेषता थी। ये पूछा जाता है कभी कभी पॉइंट्स में, तो आप इनको याद रखिएगा। कालेबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए गए हैं। भाई कुएं की जरूरत ही नहीं थी। कालीबंगा जो जगह है राजस्थान में है, कहीं कहीं कालीबंगन भी लिखा रहता है, तो आपसे कन्फ्यूजन ना होइएगा। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जाने के सबूत मिले हैं। दीपक जाने का मतलब है कि वो लोग थोड़ा हवन हवन भी करते थे, पूजा पाठ में भी ध्यान देते थे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाणित स्रोत नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का तो करते होंगे क्योंकि प्रकृति की पूजा वो करने लगे थे उस समय, क्योंकि बरसात उनके लिए ज़रूरी थी। क्योंकि कुएं में पानी कैसे आएगा, या तो अंडरग्राउंड वाटर से आएगा या फिर बरसात के माध्यम से आएगा। ठीक। तो ये चीज़ है। तो धौलावीरा एक इंपॉर्टेंट शहर है। धौलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित है। जैसे कि दुर्ग और एक गढ़ है। दुर्ग में रहते थे अमीर लोग, गढ़ में रहते थे गरीब लोग, मतलब कि सामान्य लोग। और एक और भाग है इसमें धौलावीरा में, व्यापारी वर्ग का, मतलब दुर्ग, फिर व्यापारी वर्गों का घर, और उसके बाद सामान्य लोगों का घर। 3 भागों में भगते धौलावीरा। इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप, शंख का व्यापार करते थे, क्योंकि ये सेल खड़ी की मोहरों का भी प्रयोग करते थे। सेल खड़ी की बनी मोहरें थी। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यार रखिएगा। धातु मुद्रा उसमें नहीं थी, सेल खड़ी थी ना, धातु मुद्रा नहीं थी। कि वस्तु बार्गेनिंग सिस्टम सिस्टम था, मौजूद था वहाँ। ठीक है। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रस्तुत थी, मतलब कि बार्गेनिंग सिस्टम, एक हाथ ले एक हाथ दे, आप हमको कुछ देंगे और हम आपको कुछ देंगे। उन्होंने ही उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, जहाँ से मध्य एशिया से व्यापार होता था। सुमेर, एलम, बहरीन। बहरीन में इनको मेलुआ कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ ना, बहरीन में इन्हें मेलुआ, मेलुआ कहा गया है। ठीक है। इन्हें मेलुआ मतलब किसे कहा गया है, इन्हें का मतलब है हड़प्पा वालों को कहा गया है, जो हड़प्पन लोग थे। ठीक है। बहरीन का एक और अन्य नाम है दिलमुन, उस समय के हिसाब से। ठीक है। तो दिलमुन भी है, बहरीन नहीं, बहरीन है। ठीक है। मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, बहरीन है। ठीक है। और क्या है इसमें विशेष, देखते हैं हम लोग। गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं। ऐसे ही प्रश्न आता है कि क्या गुजरात के कुछ स्थानों में, गुजरात वर्ड आप भूल जाइए, पूछा जाएगा क्या हड़प्पा घाटी या हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के उत्पादन के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, हुए हैं। ठीक, गुजरात में हुए हैं। ठीक। और ये सरसों उगाने वाले या कपास उगाने वाले विश्व के पहले मनुष्य थे। ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूँ, नहरों के अवशेष सोरतुगुई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए नहरों के अवशेष।
ठीक है, यहाँ मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ठीक से और बड़े लिख देता हूँ। इन्हें मेलुहा कहा गया है। ठीक। ठीक, एक तो ये चीज़ है। और ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मैं एक चीज़ तो लिखना भूल ही गया। इसमें लिखना था कि कपास उगाने वाले हड़प्पाई विश्व के पहले मनुष्य थे। ठीक है, विश्व के पहले मनुष्य थे। ठीक, तो कपास उगाने वाले विश्व के पहले मनुष्य भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। जो हड़प्पाई लोग थे उनकी प्रकृति जो थी, अर्बन तो थे और रूरल भी थे। वो मतलब कि जो ये हड़प्पाई लोग थे, ये रुर्बन थे। क्या थे? एक मिनट, यही लिख देता हूँ। हड़प्पाई जो थे, हड़प्पाई जो थे आपके, ये रुर्बन थे। क्या थे? रुर्बन, प्रकृति के थे। अब ये रुर्बन क्या है? तो ये रुर्बन जो है, ये आपका रूरल प्लस अर्बन। ठीक, रुर्बन इक्वल टू रुर्बन बन गया। ठीक, तो ये चीज़ है। हड़प्पाई नाव बनाना जानते थे, सोचिए, मनका बनाए जाते थे। चंदूहड़ो में एक जगह है, वहाँ पे मनका बनाने का कारखाना मिला है। कहाँ मिला है? चंदूहड़ो में। चंदूहड़ो में, चंदूहड़ो में कारखाना मिला है। ठीक, तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? चंदूहड़ो में मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मोहरे बनाते थे, सेल खड़ी से बनी मोहरों से बनती थी। ठीक है, सेल खड़ी। कौन सी मोहरे थी? सेल खड़ी की। सेल खड़ी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि सेल खड़ी की मोहरे थी। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। हाँ, ये मट्टियाँ तो थी तो टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाते थे ये लोग। योगी की मूर्ति बनाई है। एक कांसे की नर्तकी की मृत्यु भी मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक, धार्मिक व्यवस्था देखते हैं। टेराकोटा की एक मूर्ति में क्या है कि एक महिला का चित्र पाया गया है, और उस एक मूर्ति में दिखाया गया है कि महिला के गर्भ से एक पौधा उकड़ा है। इसका मतलब है कि धरती के रूप में उसको पूजा जाता था, और दिखा रहे हैं कि वो उर्वरता की देवती हैं। ठीक है, तो पौधा को दर्शाया गया है। ऐसा प्रश्न आते हैं कभी कभी, पूरे पूरे कोटेशन सहित ही उठा लिया जाता है, तो इसलिए लिखा है। हाँ, देखिए लिखा भी है, हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह से करते थे जिस तरह से मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे। ठीक है, नील नदी की देवी पूजा जो होती थी उसी तरह से करते थे। ठीक, पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर तीन संगी चित्र पाए गए हैं। मतलब कि तीन सींग वाले एक हिरण के पाए गए हैं, चित्र पाए गए। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। जो कि योगी की मुद्रा में बैठे व्यक्ति हैं। ठीक है, योगी की मुद्रा मुद्रा में शंकर जी की तरफ ये एक तरह से इशारा करते हैं। देवता की एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा था, उसके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास दो हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। देखिए यहाँ भी है ना, महादेव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र भी पाए गए हैं। ठीक, लिंग पूजा का इसका मतलब है कि लिंग पूजा का एग्जाम्पल बहुत पहले से ही होता है हमारे यहाँ ही नहीं। शंकर जी की लिंग पूजा हो रही है, और पहले भी हड़प्पावासी करते थे। इसका मतलब है कि ये हिंदू धर्म से भी संबंधित थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। प्रकृति प्रेमी थे शुरुआत में, इसलिए वृक्षों और पशुओं की पूजा भी करते थे। इसीलिए हम लोग अपने हिंदू देवताओं में देख सकते हैं बहुत से, जैसे नंदी की पूजा होती है हम लोग के यहाँ। ठीक। गायों की, गाय हमारी माता ही बोलते हैं हम लोग। और भी शेरा वाली माता हैं, शेर जी हैं। तो इस तरह पशुओं की पूजा आज भी हमारे यहाँ वर्तमान में प्रचलित है। और वृक्षों के रूप में हम लोग बरगद को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं। तो इस तरह वृक्षों के रूप में भी ये एग्जाम्पल आते हैं। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा है, तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कौन है? कुबड़ वाला सांड, नंदी जी। ठीक। अत्यधिक कुछ मात्रा में ताबीज मिले हैं, मतलब कि इससे मतलब ताबीज का मतलब क्या है? कि मतलब हड़प्पावासी जो थे तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करते थे। मतलब कि तंत्र मंत्र भी लिख देते हैं, चलिए, मंत्र पर विश्वास। हाँ, ताबीज मिलने का मतलब ये है कि तंत्र मंत्र पे भी शायद फोकस करते हो, विश्वास करते हो। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं क्या है इनकी। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, मतलब कोई मिले हैं, उनकी लिपि पढ़ी जा नहीं सकी है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। कहते हैं कि यहाँ एक बासम हिस्ट्रिकल इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पुरोहितों का शासन था, क्योंकि कोई हथियार नहीं पाए गए, तलवारों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस कारण से हड़प्पाई सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, क्योंकि तलवारों के साक्ष्य नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था, इक्वलिटी थी, अच्छी चीज़ है। और कुछ जो पुरातत्वविद हैं, आर्कोलॉजिकल वाले, उन्होंने कहा कि कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में रहते थे। हाँ, कहीं रहते होंगे, जैसे हड़प्पा एक शहर है बड़ा सा, लोथल में भी हैं इस तरह के। कहीं कहीं क्या है कि मनुष्य दफनाए गए हैं जहाँ पर, वहाँ पर उनके शरीर पे कुछ निशान पाए गए हैं। तो इस कारण से सोचते हैं कि कुछ शासक वर्ग हुए होंगे, कुछ युद्ध भी हुए होंगे हल्के फुल्के, छोटी मोटी लड़ाइयाँ। अब हड़प्पा सभ्य जो एग्जाम में पूछने वाली चीज़ है वो है ये हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। 1921 में इसका उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इनके नाम कभी कभी आ जाते हैं कुछ के, तो कुछ के नाम लिखे हुए हैं। ठीक, जरूरी है। तो इसमें क्या है, मनुष्य के शरीर के बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, अन्नागार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, और बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मोहनजोदड़ो, हिंदी भाषा में इसका शब्द है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला कहते हैं इसको। ठीक। राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी भी नाम कहीं कहीं आता है, तो इसलिए याद रखिएगा। राखालदास बनर्जी मतलब आर डी बनर्जी। एक विशाल स्नानागार पाया गया है, अन्नागार ही पाया गया है। ये इसीलिए फेमस है कि विशाल स्नानागार पाया गया है। कहाँ से? कि नर्तकी मिली है यहाँ पे। एक पशुदेव, पशुपति महादेव की मुहर मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य की भी मूर्ति मिली है यहाँ पे, योगी की है एक तरह से। और बुने हुए कपड़ों के भी साक्ष्य पाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, कि बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य जो पाए गए हैं ये कभी कभी इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक, तो इसलिए भी इस इम्पोर्टेंस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तुतकांगन ये जो है, ये मकरान तट पे है, दास नदी तट पे, बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक, दास नदी। ठीक। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का किनका महत्वपूर्ण बिंदु है? चंदूहड़ो, इसका उत्खनन किया था एनजी मजूमदार ने। ठीक, किसने किया था? एनजी मजूमदार ने। यहाँ पे मनके बताया था, मनके का कारखाना मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, मतलब वो बिल्ली थी कि कुत्ता था, क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन मनुष्य का पहला मित्र तो कुत्ता ही बोला जाता है, तो हो सकता है कि, तो कुत्ता तो ऐसे भी बिल्ली चूहा कुत्ता चलते हैं। तो कालीबंगन लिखा है इसमें, कालीबंगन अमलानंद घोष, इनका नाम है अमलानंद घोष। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है अमलानंद घोष। ठीक है, तो इनको भी रखिएगा। ठीक। तो अग्निवेदिकाएं मिली हैं, ऊँट की हड्डियां मिली हैं, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है कालीबंगा में। दो जुते हुए खेत ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जुता हुआ खेत मिला है यहाँ पे, लकड़ी का हल का मतलब जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में। तो यहाँ लिखता हूँ जूता हुआ खेत भी मिला है। ठीक है, एक पॉइंट है कि जुता हुआ खेत ही मिला है। कहीं कहीं पे एक साथ दो फसलों को बोने के साक्ष्य भी मिले हैं।
तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। लोथल मानव निर्मित बंदरगाह है, गोदीवाड़ा मतलब जहाँ से जहाज उतरते थे और आते थे, ठीक। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले लोथल से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शतरंज का खेल मिला है यहाँ पे। धौलावीरा का उत्खनन जो है R.S. विस्ट ने किया है। किसने किया है? R.S. विस्ट ने। और ये 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखिए कि ये 3 भाग जो हैं आपके, ये भाग हैं। एक है दुर्ग, जिसमें लोग रहते थे अमीर लोग, ठीक। एक था व्यापारिक वो लोगों के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए, ठीक है। और एक था सामान्य वर्ग। ये जो सामान्य वर्ग था इसे कहते थे गढ़। और ये दुर्ग जो था ये थे अमीर या सामंत वर्ग या राजा, है ना, अमीर वर्ग का। तो ये 3 भागों में इस तरह है इसको। तो ये भी चीज़ कभी कभी पूछी जाती है, तो 3 भागों में भक्त है, ठीक है। और धौलावीरा का उत्खनन जगतपति जोशी ने भी किया है, ठीक है, तो कभी नाम आ जाए यहाँ पे लिख सकता हूँ जगतपति जोशी, है ना, ठीक। ये भी एक चीज़ है। बनावली, तुर्कोटदा, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और मन के बनाने का कारखाना मिला है, ठीक। बनावली का भी उत्खनन जो है R.S. विष्णु ने किया है। यहाँ भी मन के मिले हैं। मन के अधिकतर आपको हड़प्पा से पता मिलेंगे, लेकिन चंदूड़ों में जो मिला है वो कारखाना मिला है, ठीक है। जौ के साक्ष्य पाए गए हैं। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि पहले की संस्कृति हड़प्पा की जो थी और लेटर और बिफोर, ठीक है, दोनों ही साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो अब कुछ चीज़ों में देखते हैं कि कैसे हड़प्पा के और भी चीज़ें। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार एक क्षेत्र में विकसित थी, है ना। किस क्षेत्र में विकसित थी? त्रिभुजाकार। कभी प्रश्न आ जाए तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में थी, ठीक। ये वो चीज़ें हैं जो जानना जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं कभी कभी एग्जाम में। तो जो पहला उत्तर में जो इसके स्थान मिला है जगह, वो मिली है मांडा। और ये कहाँ मिली है? J&K में। J&K में, ठीक, मांडा। पूरब में जो मिला है सबसे पूर्वी क्षेत्र अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का, तो ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। हिंडन नदी, ठीक, सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र है। और इसका जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो मिला जो है हम लोग को, वो मिला है सुत कांगेंडोर। कांगेंडोर, ये दास नदी है, ठीक है, दास नदी के पास मिला है। और अगर ज़्यादा उसमें अगर प्रश्न आ जाए तो ये मकरान तट भी है, ठीक है, मकरान तट, मकरान तट, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो इसका दक्षिण में स्थान है वो गोदावरी के तट पे है, दाइमाबाद। कौन सा है? दाइमाबाद। दाइमाबाद, ये कहाँ पे है? गोदावरी तट, ठीक। ये 15 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित एक सभ्यता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे हिस्ट्री के पोर्शन में। तो इसको आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि ये एक दो क्वेश्चन आते हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है। जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु के दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है? चंदुहड़ो सिंधु के किस तट पर बसा हुआ है? बाएं कि दाएं? तो बायां तट है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे है चंदुहड़ो, ठीक, सिंधु के। और जैसे रंगपुर और लोथल जो हैं, अगर पूछा जाए कभी रंगपुर और लोथल, ये दोनों गुजरात में है। लोथल ये कहाँ पे है? गुजरात में है।
और इसका जो तट है वो नदी कौन सी है? भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी किनारे है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन क्लास समझने से उस चीज़ में ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये 15 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित एक सभ्यता थी। मतलब कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये काफ़ी बड़ी, कई गुना ज़्यादा बड़ी थी टाइम्स में। अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा थी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ खासियत ये है कि यहाँ पे जो है 16 के गुणज का प्रयोग हुआ है। 16 मल्टीप्लायर में 16 का, इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रयोग हुए हैं वो 16 के गुणज का प्रयोग हुआ है, 16 के गुणज का। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि 16 की गुणज का मल्टीप्लायर है ना। मतलब कि 16 है, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, ऐसे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर चीज़ें हम लोग देखे जाएँ तो हड़प्पा वासियों ने कभी भी नगर योजना का उल्लंघन नहीं किया। आगे वाले समय में इन्होंने उल्लंघन करना शुरू किया अपनी नगर योजनाओं का। इसके कारण इनको बाढ़ या सूखा जैसी समस्याएं आई। प्रकृति पर ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य ने हस्तक्षेप किया, जिससे भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हुई हुई जो पतन का कारण बनता है। कहते हैं कि इसके प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारण हो सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक, हड़प्पा वासियों ने क्या किया कि स्वयं पर कम खर्च किया है। ठीक है, स्वयं पर कम खर्च किया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्वयं पर कम खर्च का मतलब क्या है कि इन्होंने स्वयं पर खर्च करके लोगों के जीवन स्तर पर ध्यान दिया है। मतलब अपने ऊपर जो उनके अमीर वर्ग था उन्होंने अपने ऊपर कम खर्च करके लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया, जैसे है ना। अब मिस्र और मेसोपोटामिया की अगर तुलना की जाए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खूब बड़े बड़ी चीज़ें बनाई, अपने ऊपर खूब खर्चा किया, सोने चांदी। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने स्वयं पर खर्च बनाया और अपना जीवन को आसान बनाया। ठीक है, स्वयं पर खर्च किया, कम खर्च किया, और नगर के लोगों पर अधिक ध्यान दिया। ठीक है, नगर के लोगों पर अधिक ध्यान दिया है। ठीक, तो ये एक चीज़ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी आती हैं एग्जाम में। अगर कभी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, तो आप एक चीज़ रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन। कारण तो बहुत से, लेकिन मुख्य कारण तो यही है, ये पतन का कारण है ना। ये का कारण क्या है? अगर तो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन है। कुछ लोगों ने आर्य आक्रमण माना, चीज़ें मानी, लेकिन ऐसा नहीं है, जलवायु परिवर्तन ही इसका कारण माना जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास पूरी होती है यहाँ से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये भी सोचने की बात है कि क्या पढ़ा जाएगा हिस्ट्री में, वो भी। तो हिस्ट्री में हम लोग अब पढ़ेंगे वैदिक युग के बारे में, थोड़ा महाजनपदों के बारे में जानेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का वैदिक काल के बारे में जान लेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में। और भी जो जो चीज़ें हैं, हमारे पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एनडीए के एग्ज़ाम में आते हैं, एनडीए फर्स्ट के एग्ज़ाम में जो आएंगे, उन पर ध्यान देंगे। अब पूरा कोर्स तो कराना मुमकिन नहीं है इन 50 दिनों में, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे किसी ना किसी रूप में। ज़रूरी नहीं कि जैसा पढ़ाया जाए वैसा ही एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन इनसे हेल्प मिलती है आपको, मदद मिलती है कि जो एग्ज़ाम में चीज़ें आ रही हैं उनको कैसे हमको सॉल्व करना है। एक क्लास कर ली जाएगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाए, एलिमिनेट कैसे किया जाए, जिससे कि आप अपने आसानी से उनका आंसर पुट कर सकें। तो इसके बाद ही हम लोग अपनी क्लास करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।